चलिए राकेश पाठक सर आपके पास आएंगे, आपका फाइनल अनुमान क्या है? क्या आपको क्या लग रहा है, सरकार बन पाएगी बीजेपी की? एनडीए आ रही देखिए है कि आज नहीं? की देखिए आज की स्थिति में तो जो सब लोग अभी मुझसे पहले कह चुके हैं, लगभग वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। खुद बीजेपी ऐसे किसी आंकड़े पर पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही जब उसके साथ बाकी के घटक दल खड़े रह सकें, या जो इस वक्त उसके गठबंधन में नहीं है वे उसके साथ आ जाएं। ऐसा अभी परिदृश्य दिखाई नहीं देता। एक आमिर अमीर का शेर है, वो मोदी जी और दोनों गठबंधनों पर लागू हो सकता है। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पर खेल खेलो, मैं जैसे चाहे मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम मेरे हो, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। आज की भारत की राजनीति में ये स्थिति चल रही है कि नरेंद्र मोदी हो सकता है उस स्थिति में आ जाए कि उन्हें बहुत छोटे छोटे दलों से सौदेबाजी करना पड़े सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर वो नंबर इंडिया गठबंधन का भी इसके आसपास रहता है, तो बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर इस तरफ आ सकते हैं। अब ऐसी किसी के पास बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं बची रहेगी 4 तारीख के बाद कि कोई ईडी सीबीआई वगैरह से डरे। मैं इस बात से सहमत हूं कि चूंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सरकार अभी उनकी है, वे अभी भी तबादले पोस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने सेनाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो 4 तारीख की शाम को भी और अगले 48 घंटे उनके पास ये अवसर होगा। लेकिन तब एक नैतिक दबाव होगा कि जनादेश अब आपके खिलाफ आ चुका है। अगर वानखेड़े जी, प्रेम जी और मलिक साहब के आंकड़ों का एक बीच में औसत निकाल लें, तो 210 220 पर अपन इस सौदे को तय कर लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकानदार से कहते हैं ना आपकी ना हमारी, इतना भाव लगा लो। तो ये बीच का भाव हम लोग लगा लेते हैं 220 के हम्म। आसपास, 210 220। हम्म। उस स्थिति में तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे पहली चुनौती होगी कि वे सबसे बड़े दल के नेता के रूप में दावा पेश करने जाएंगे, तो उनके साथ साथ एक शर्म भी चलेगी कि ब्रांड नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया है। भले वो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रपति उन्हें बुलाएंगे, स्वाभाविक है। यद्यपि अतीत में ऐसा भी हुआ है, राजीव गांधी के पास तो 179 ऐसी कुछ सीटें थी, मलिक साहब अगर आपको याद हो, उन्होंने मना कर दिया था सरकार बनाने से, और उनसे कम संख्या वाली पार्टी और गठबंधन ने सरकार बना ली थी। लेकिन ऐसी नैतिकता की उम्मीद हमें नरेंद्र मोदी से नहीं करना चाहिए। हम्म। उनका बस चलेगा तो एक सीट भी ज्यादा होगी तो सरकार बनाने चले जाएंगे। वे भूल जाएंगे वे 303 से उतरकर 203 पर आ गए हैं, और ये हार है नैतिक रूप से ब्रांड नरेंद्र मोदी की। ये हार हम्म। होगी उनके मटन मछली से लेकर मंगलसूत्र और भैंस और नल की टोंटी तक, सारे उनके चुनाव अभियान की, उनके विचार की, उनकी इस त्याग तपस्या की, जिसके दम पर वे सूर्य को भी आजकल नियंत्रित करने लगे हैं। अभी अभी आज ऐसी सूचना मिली है, रवि किशन जो उनकी पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा है कि हम्म। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए सूर्य देवता ने भी उन्होंने शांत करा दिया है। हम्म। मलिक साहब, आप कल्पना कर सकते हैं तो ऐसा परम प्रतापी व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन चुनाव क्यों आंकड़े तो लड़ना? चुटकी बजा के जीत जाएंगे वो फिर तो। नहीं, तो चुनाव चुनाव ये आखिरी बार लड़ना है प्रज्ञा जी। चुनाव आखिरी बार है। वे जो कह रहे हैं बार बार भूचाल आएगा, तो भूचाल हाँ। के दो संकेत समझ लीजिए। हाँ। अगर आपके उसमें सीस्मोग्राफ कहते हैं शायद भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, उसमें हम्म। दो संकेत दिखाई दे रहे होंगे। नंबर एक, पहला भूचाल आएगा, वे संविधान को निरस्त कर देंगे, कहेंगे इसकी हम्म। कोई जरूरत नहीं है, और इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक वाक्य लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इतने सारे शब्दों को रटने की क्या जरूरत। दो शब्द दे रहा हूं मैं, हिंदू राष्ट्र, इतना पर्याप्त हो। तो पहला भूचाल ये आएगा। दूसरा भूचाल ये आ सकता है जिसकी वे बार बार मुनादी सी कर रहे हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया है। वो ये होगा कि एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी कहेंगे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मुझे तीसरी बार जनता ने चुना है, इसलिए अब आजीवन इस देश में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव में हम्म। बहुत टाइम खोटी होता है, चुनाव में बहुत गर्मी में पसीने में अभी लोग मरे हैं, गर्मियों में वो कहेंगे, इसलिए अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं। मेरे काम को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है, तस्दीक की है मेरे काम को, और मैं अब 2047 तक और 3047 तक, उनके पास 1000 साल का भी एक विजन डॉक्यूमेंट है, ईश्वर करे वे 1000 साल जिए हैं,
तो ये दो भूचाल संभावित हैं, आशंकित हैं, मेरे हिसाब से आशंकित, उनके हिसाब से संभावित। फिलहाल आज की तारीख में चुनाव खत्म हो चुका है, मतदाता अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन जितने लोगों ने मतदाता की नब्ज पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को सुनने की कोशिश की है, जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसका खामियाजा उनके संगी साथी जो छोटे मोटे दल और हैं उनको भी भुगतना पड़ सकता है। और बीजू जनता दल जैसे अपने स्वाभाविक अघोषित सहयोगी को उन्होंने खो दिया है। जिस तरह से उन्होंने नवीन पटनायक की तंदुरुस्ती को लेकर कहा, जिस तरह से उन्होंने अंडरवर्ल्ड टाइप की आशंकाएं व्यक्त की, अचानक एक साल में कैसे नवीन बाबू इतना बीमार हो गए, सरकार बनी तो हम इसकी जांच कराएंगे। तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं 2014 में सरकार बनने के बाद कैसे अचानक गोपीनाथ मुंडे, वो मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, कैसे अचानक ये लोग चले गए, अरुण जेटली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की गतिविधियों से नरेंद्र मोदी ने न केवल खुद का दामन दागदार किया है बल्कि अपने सहयोगियों को भी कमजोर किया है। अंतिम बात, जहां से वे इस गड्ढे को भरने की उम्मीद लगाए हैं उत्तर भारत से, सब लोग कह चुके, मलिक साहब कह चुके, प्रेम सर ने कहा, भाऊ भी कह गए कि यहाँ 2-2 सीटें भी अगर कम हो रही, मैं तो बहुत मिनिमम पे बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें और कम हो गई, कांग्रेस की 1 थी अगर 3 हो गई, राजस्थान में 1 भी नहीं थी, कांग्रेस की 2 हो गई, छत्तीसगढ़ में 2 की जगह 3 हो गई, उत्तर प्रदेश में आप और वानखेड़े साहब और मलिक साहब 55 और 30 पर अटके हुए, मैं तो 50 पर आने को तैयार। ये जो घाटा है ये कहां से पूरा हो रहा है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना से उम्मीद लगाए हुए हैं, कर्नाटक से लगाए हुए हैं, वहां से ये उम्मीद तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ये जो गड्ढा है ये भरता हुआ वहां से तो नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। साम दाम दंड भेद से वे बन जाएं तो वे कोशिश कर सकते हैं, इसके बावजूद फ्लोर पर उन्हें बहुमत साबित करना पड़ेगा, वो भी तब जब वे बनारस से चुनाव जीत जाएं। एक पहेली तो ये भी है कि कहीं नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव तो नहीं हार रहे। इस देश के लोगों ने तो इंदिरा गांधी को चुनाव हराया है, चंद्रशेखर को चुनाव हराया। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे तो बड़ी थू-थू हो जाएगी। देखिए, मैं तो शुरू से कह चुका हूं, अगर पिछले आंकड़े से उनकी 60 सीटें भी कमा रही हैं, 70 भी कमा रही, तो ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कैमरे के सामने खुद को अविनाशी अवतार दैवी चमत्कारों से विभूषित बता चुका हो, अगर वो सब कुछ करके नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे पैमानों पर पतन की पराकाष्ठा तक जाकर भी अगर 50-60 सीटें कम हासिल करता है तो ये उसकी नैतिक हार होगी। कायदे से तो उसको शर्म आनी चाहिए, इतना सब करके भी 303 छोड़िए, 400 छोड़िए, 270 सीटें भी अगर वो नहीं ला पाता तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। जी प्रज्ञा जी। तो आपके हिसाब, प्रज्ञा जी आपके हिसाब से सर मोटा अनुमान कितना है? देखिए, मैं इन लोगों के बीच में चलना चाहता हूं। जो मैंने राज्यवार आकलन किया है कि हर राज्य में विंध्याचल के आप इस तरफ चले आइए, एक भी राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले आंकड़े को छू भी रही हो। उसको पार करना तो भूल जाइए, और पार भी क्या करना है, जहां पूरी सीटें थी पार थोड़ी हो जाएंगी। राजस्थान में 25 की जगह 26 सीट थोड़ी आ जाएंगी। फिर भी नंबर्स अगर हम देखें तो कितना? मैं आमतौर पर नंबर से बचता हूं, फिर भी मैं ये मानता हूं 230-240 के बीच में सीटें आ सकती हैं।